मल्टीनोमियल थ्योरम। अब मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है कि अगर जैसे a प्लस बी था बायनोमियल, है ना, a प्लस बी रेज टू n, उसको हम लोग एक्सपैंड कर रहे थे तो बायनोमियल आ रहा है। अब अगर a प्लस बी प्लस सी आ जाए तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, है ना, वो सोचना। ये उतना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत रेयरली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली। मतलब आज तक एक या दो क्वेश्चन आज तक में पूछा गया, है ना, है भी बहुत आसान सिंपल सा टॉपिक है। अब जैसे a प्लस बी रेज टू n इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n NCR a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r, यही था ना। इसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे तो आप पाओगे कि कुछ ये ऐसा लिखा है, n बार n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r, है ना। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड अच्छे से लिख दूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r1 कमा r2, है ना, या r1 प्लस r2 इक्वल्स टू n आना चाहिए। ध्यान से देखना, n फैक्टोरियल बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू a रेज टू r1 इंटू b रेज टू r2। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? क्या ये दोनों सेम नहीं है? देखो, एक मिनट देखो और समझो। मेरे एक्सप्लेन करने से ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम खुद से समझ जाओगे। सोचो एक मिनट, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। नहीं समझा? हाँ, सोचो अच्छे से, सबको समझ में आ जाएगा। समझ गए ना गौरव? सिंपल सी बात है ना, देखना 0 से n तक जा रहे हैं। अब मैंने बोल दिया कि r1 प्लस r2 n के इक्वल। अब r1 प्लस r2 n के इक्वल है तो r1 और r2 के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। r1 तुम 0 से n तक रखोगे तो r2 n से 0 तक आएगा, है ना। r1 तुम 0 से n तक रखोगे तो r2 क्या आएगा, n से 0 तक आएगा। इस r1 तुमने सपोज 0 रख लिया, r2 कितना आएगा, n आएगा। उस केस में क्या पहला टर्म आएगा, r1 तुमने 1 ले लिया तो r2 n माइनस 1 आएगा। तो पावर भी कुछ वैसा ही बढ़ रहा है ना, r1 1 ले लिया तो r2 n माइनस 1 हो गया। अरे बोला तो क्या वो सारे टर्म्स आ जाएंगे जो यहाँ पे हैं, है कि नहीं? वो सारे टर्म आ जाएंगे ना। अरे बोलो, तो इस तरह से भी इस चीज को डिफाइन किया जा सकता है। उसी का काम आ जाता है मल्टीनोमियल थ्योरम। उसमें भी कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं हम लोग, ये इक्वल्स टू समेशन ऑफ r1 प्लस r2, जितने टर्म है उतना r ले लो, प्लस r3। ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू a रेज टू r1 b रेज टू r2 c रेज टू r3। ऐसे एक्सपैंड कर देंगे। अब जो भी पॉसिबिलिटी होगा वो सारा लिखना पड़ेगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना। अरे बोलो, कोई दिक्कत इसमें? तो इसी को जनरलाइज करना होगा। मैं ऐसे लिखूंगा a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, या an, यहाँ भी n है तो यहाँ an नहीं लेते, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ am।
रेज टू n। अब इसको एक्सपैंड करना है तो कैसे लिखेंगे, ये इक्वल्स टू समेशन ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3, कहाँ तक जाएंगे, rm तक जाएंगे। अरे बोलो। और ये इक्वल्स टू क्या होगा, n, और यहाँ क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, कहाँ तक जाएंगे, rm फैक्टोरियल तक, इंटू a1 रेज टू r1, a2 रेज टू r2, a3 रेज टू r3 और am रेज टू। इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 3 वाले का या 4 वाले का जरूरत हो सकता है, उससे ऊपर कभी नहीं आता। आया समझ में ये सब कुछ? कॉपी करना है? कर लो। फिर आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या होगा, अब क्या हो गया? इससे बेस्ड एक दो एग्जांपल करते हैं, अगर लिख लिया होगा आपने। लिख लिया सबने? यस सर। Find the coefficient of a raised to 5, b raised to 4, c raised to 7 in the expansion of BC plus CA plus AB
रेज टू ए। देखो पहले क्या करते क्या करती यहाँ का मतलब क्या सुनो मतलब करते का मतलब ऊपर से आगा दो अब ये बाहर में है क्या आगे ये प्लस है ना इसमें करना है इसमें करना है 10 को अच्छा ऊपर 10 गुला 18 ज्यादा क्यों बता दूं? ये होगा कोई चांस नहीं है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। देखो, तो आप सबको पता है कि BC प्लस CA प्लस AB रेज टू 8 को क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 8, है ना? तो यहाँ लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल बाय R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल इंटू BC रेज टू R1 CA रेज टू R2, जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है
वो लिख लेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये इक्वल्स टू, आप चाहो तो पूरे को लिखो, वैसे जरूरत नहीं है बट ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ। 8 फैक्टोरियल बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। देखो यहाँ a रेज टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, b रेज टू क्या हो जाएगा बताओ, R3 प्लस R1, और c रेज टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। यहाँ तक समझा? अब उसने क्या पूछा था, a रेज टू 5, b रेज टू 4, c रेज टू 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब कि R2 प्लस R3 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, तब तो a रेज टू 5 आएगा, बोलो। और R3 प्लस R1 किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए, और R1 प्लस R2 किसके इक्वल होना चाहिए, 7। अब देखो अपने को कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट तो यही होगा ना, 8 फैक्टोरियल बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, उस पर्टिकुलर उस टर्म का कोएफिशिएंट तो यही होगा। मतलब अपने को वैल्यू किसका चाहिए, R1, R2 और R3 का। अगर ये तीनों वैल्यू मिल जाए तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ से अब R1, R2, R3 आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको 1 बोलो, इसको 2, इसको 3। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R3 इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। यस सर। अरे बोलो। यस सर। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 वैसे भी करने की जरूरत भी नहीं थी, तीनों को ऐड करने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो गिवन ही था। R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना है, 8 है कि नहीं। अब इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 4। तो अगर 4 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, R2 R3 खत्म होगा, क्या हो जाएगा, R1 कितना आ गया, 3। अरे होगा। यस सर। 4 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा, R3 R1 खत्म हो जाएगा, R2 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 4। और 4 माइनस 3 कर दो, R1 R2 खत्म हो जाएगा, R3 बचेगा, कितना आ जाएगा, 1। तो R1 R2 R3 तीनों आ चुका है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। क्या यही होगा ना। यस सर। R1 क्या आया, 3 फैक्टोरियल, R2 कितना आया, 4 फैक्टोरियल, R3 कितना आया, 1 फैक्टोरियल। 8 7 6 5 बाय 3 फैक्टोरियल को लिख दिया, इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया, यहाँ भी इंटू 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल कर दिया, 3 to the 6 7 into 40 280। मतलब उस टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 280 आएगा। आया समझ में? क्या सोनू एग्जैक्टली तुमने ऐसे ही किया था, गुड। कॉपी कर लो, चलो एक से तो हुआ था, अच्छी बात है, कॉपी करो। हो गया।
जल्दी करो। यहाँ पे x क्यूब y 4 है, y क्यूब नहीं है। देखो तो आपको भी पता है क्या करना है, समेशन ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल्स टू 9 होगा, और यहाँ क्या होगा बोलो, 2x रेज टू r1 इंटू माइनस 3y रेज टू r2 इंटू 4z रेज टू r3। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा बोलो? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ? और उससे पहले मैं वो लिखना भूल गया, इक्वल्स टू समेशन r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल्स टू 9, और इधर 9 फैक्टोरियल बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, ये भी तो होगा। तो फाइनली कोएफिशिएंट क्या आएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल्स टू 9, 9 फैक्टोरियल बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू r1 इंटू 3 रेज टू r2, एक्चुअली माइनस 3 रेज टू r2 कर देता हूँ, इंटू 4 रेज टू r3 इंटू x रेज टू r1 इंटू y रेज टू r2 इंटू z रेज टू r3। ठीक है, तो r1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, r2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, r3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि अपन इससे कंपेयर कर रहे थे ना, तो r1 3 आ गया, r2 4 आ गया, r3 2 आ गया। ठीक है, अभी आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब कोएफिशिएंट लिख दो, रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू 3 इंटू माइनस 3 रेज टू 4 इंटू 4 रेज टू 2। मेरा मन नहीं है कैलकुलेशन करने का, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। 2 रेज टू, ये बस पॉजिटिव हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस 3 रेज टू 4 था। आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अब एक और चीज बाकी है, उसके बाद बायनॉमियल थ्योरम खत्म। एक और चीज क्या, बस इतना जान लो, वैसे जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो ये चीज मैं आपको वापस से बताऊंगा, वापस से नहीं बताऊंगा, मतलब ये बताऊंगा कि ये कैसे आता है। एक ये होता है कि बायनॉमियल थ्योरम, देखो इधर एक बार, बायनॉमियल थ्योरम जब पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर a प्लस बी रेज टू n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1। अगर उसको पूरा आप एक्सपैंड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n प्लस 1। अगर मैं अब आपसे कहूं कि ये a प्लस बी प्लस सी रेज टू n है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो क्या बताओगे? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं बता पाओगे, काउंट नहीं कर पाओगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ 3 है ना तो n अगर 3 है तो 3 माइनस 1 उसमें ऐड करो, और c या तो 3 माइनस 1 लिख दो या फिर आप n भी लिखो, दोनों तो बराबर ही होगा। ये फॉर्मूला होगा, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स in a1 plus a2 plus a3 till ak equals to raised to n। ये अब यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे k, कितने टर्म्स है k, तो n में जितने टर्म्स है उससे एक कम ऐड करना है, और c या तो k माइनस 1 लिख दो या फिर n लिख दो, दोनों इक्वल ही आएगा। अरे बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. तो मुझे यही याद रहता है, आप दोनों में से कुछ भी याद रखो। अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब है, देखो
a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, इसमें कितने टर्म्स आएंगे, या होल स्क्वायर है इसमें कितने टर्म आएंगे, तो क्या लिखोगे 2 प्लस 3 माइनस 1, 2 ही होगा ना, C2 होगा, बोलो मतलब 4C2 कैलकुलेट करके कितना आता है 6, इसको आप एक्सपैंड करके देखो 60 टर्म्स आते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 6 टर्म्स आते हैं। अब कोई तुरंत आपसे पूछ सकता है कि बताओ a प्लस b प्लस c रेज़ टू 4 में कितने टर्म्स होंगे, काउंट कर। इससे पहले अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो नहीं बता पाते, पॉसिबल नहीं था, कैसे बता, दिख रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कितने टर्म होंगे एक्सपैंड करने के बाद, अभी आप आराम से बता सकते हो 4 प्लस 3 माइनस 1 2C2, कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा 6C2 कितना आएगा 15, अभी तक नहीं सीखे हो 6C2 वाले को कैलकुलेट करना जल्दी, कैसे करते हैं 6 × 5/2 कर दो सीधा, 2 फैक्टोरियल, अगर 62 रहता है ना तो 6 को उससे एक पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, 15 टर्म्स होंगे, a प्लस b प्लस c रेज़ टू 4 में कितने टर्म्स होंगे 15। अब ये जो n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1 फॉर्मूला आया, ये कहाँ से आया, ये हम लोग सीखेंगे किसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे, एंड लास्ट में नहीं, मतलब पूरा आधा इसी पे चलेगा, इसी फॉर्मूला पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसी प्रकार का कोई दिक्कत, बाइनोमियल थ्योरम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ओके, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।